आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में चीन के साथ सीमा पर चल रहे विवाद पर एक बयान दिया है। गलवान घाटी और पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में हुई घटना के बाद पहली बार सरकार ने संसद में पूरी जानकारी दी है। लोकसभा में आज राजनाथ सिंह ने यह भरोसा दिलाया कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और सेना के जवान मातृभूमि की रक्षा में मजबूती के साथ तैनात हैं। संसद में रक्षा मंत्री ने चीन के बारे में आज 5 बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि 29 और 30 अगस्त की रात को चीन ने पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन हमारे सैनिकों ने उनके प्रयास विफल कर दिए। राजनाथ सिंह ने 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसा पर भी संसद को जानकारी दी और कहा कि गलवान में हमारे जवानों ने चीन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाते हुए सीमा की सुरक्षा की है। रक्षा मंत्री के मुताबिक इस वर्ष अप्रैल के महीने से लद्दाख की सीमा पर चीन के सैनिकों और हथियारों की संख्या लगातार बढ़ी है। रक्षा मंत्री के मुताबिक एलएसी पर तनाव है क्योंकि चीन ने अपने इलाके में बड़ी संख्या में सैनिक और गोला बारूद इकट्ठा कर रखा है और इसके जवाब में भारत ने भी पूरी तैयारी की है। राजनाथ सिंह के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है और जरूरत के हिसाब से एक्शन लेने के लिए तैयार है। चीन की सेना ने जब एलएसी पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश की और उससे टकराव की स्थिति पैदा हुई। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि चीन लद्दाख में एलएसी में बदलाव करना चाहता है। इसी मकसद से चीन की सेना लगातार अतिक्रमण की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय सेना उसे जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई, जो पैंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा टाइमली और फॉर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास विफल कर दिए। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पैंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी सेंसिटिविटी भी आवश्यक है। क्योंकि हम मौजूदा स्थिति का डायलॉग के जरिए समाधान चाहते हैं और हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट बनाए रखा है। रक्षा मंत्री ने संसद से विपक्षी दलों और सरकार के संकल्प पर शक करने वालों को भी एक जरूरी संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की संसद को एक स्वर में यह संदेश देना चाहिए कि पूरा देश सेना के साथ मजबूती से खड़ा है। और इसके बाद रक्षा मंत्री ने चीन को लेकर भारत के 3 सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, किसी भी पक्ष को एक तरफा तरीके से एलएसी के उल्लंघन की कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी भी देश को। तीसरा सिद्धांत ये कि दोनों देशों के बीच सभी मौजूदा समझौतों का पालन होना ही चाहिए। ये 3 सिद्धांत उन्होंने बताए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की संसद को, तमाम सांसदों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह संदेश देना चाहिए चीन को कि भारत के तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ हैं। ये बहुत जरूरी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या ऐसा होगा? क्या भारत के सारे विपक्षी दल चीन के खिलाफ एकजुट हैं? क्या चीन के चाटुकार इस समय चीन का साथ छोड़कर भारत का साथ देंगे? क्या ये सारे नेता राजनीति छोड़कर एक बार के लिए एक स्वर में चीन के खिलाफ आवाज उठाएंगे भारत की संसद से? हमें इस पर शक है। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ दूसरा मोर्चा कूटनीति का है। यहां पर भी भारत लगातार उसकी चालों का जवाब दे रहा है और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत चीन को टक्कर देने वाली ताकत के तौर पर अब उभर रहा है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। पूरी दुनिया ने शायद यह सोचा नहीं था कि भारत इतनी मजबूती से चीन को टक्कर दे सकता है।
एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भारत ने अपनी जगह बना ली है। भारत अगले 4 वर्षों तक इस परिषद का सदस्य रहेगा। इस सीट को पाने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था, 3 देशों के बीच। भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, उनका वोट मिला, जबकि चीन के साथ किसी महत्वपूर्ण देश ने उसका साथ नहीं दिया। यानी भारत ने चीन को हराकर यह सीट ले ली है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली हार है चीन की भारत के हाथों। पिछले कुछ समय में भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। अब तक भारत को विदेश नीति के मामले में एलिफेंट यानी हाथी कहा जाता था, लेकिन अब भारत की विदेश नीति में हाथी के बजाय शेर की तरह एक आक्रामकता आ चुकी है। पहले भारत की विदेश नीति में बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीरे होती थी, अब इसमें मौके और जरूरत के हिसाब से तेजी आ रही है। पहले विश्व के मंच पर भारत किसी हाथी की तरह एक साइलेंट प्लेयर यानी मौन खिलाड़ी की तरह रहता था, अक्सर तटस्थ रहा करता था। वही तटस्थता की बात जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कही थी, अब तटस्थता नहीं चलती, अब आपको पक्ष लेना ही होगा, और वही भारत अब कर रहा है। अब भारत तटस्थ नहीं है, लेकिन अब वो एक्टिव है और अपनी उपस्थिति दुनिया को बता रहा है। हाथी ताकतवर होने के बावजूद आक्रामक नहीं होता, लेकिन शेर शक्तिशाली और आक्रामक दोनों होता है। ऐसे में यह तुलना अब भारत के लिए ज्यादा सटीक दिखती है। शेर कभी भी अपने मन के भाव को चेहरे पर नहीं दिखाता। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना ही विस्तारवाद पर प्रहार किया था। चीन ऐसा देश है जो ताकत की भाषा ही समझता है। अब तक वो भारत के साथ दादागिरी करता रहा है, क्योंकि भारत ने ताकत की भाषा उससे कभी बताई ही नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। अब चीन समझौतों और यथास्थिति की बातें करने लगा है। भारत की तरफ से बने दबाव के कारण ही चीन अब भारत को उन समझौतों और संधियों की याद दिला रहा है जिन्हें वो खुद समय समय पर तोड़ता आया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज एक और बयान जारी किया है। आपको ये बयान सुनाते हैं ताकि आप समझ सकें लद्दाख की घटनाओं के बाद से चीन किस हद तक अब दबाव में आ गया है और भारत ने जो ताकत की भाषा में उसे जवाब दिया है, अब जो जवाब आया है, अब जो भाषा भारत बोल रहा है, यही भाषा चीन को समझ में आ रही है। 9月14日晚，习近平主席同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行了视频会晤。这是年内中欧之间最高层级的一次重要会晤，也是在百年变局和世纪疫情交织的背景下，中欧之间一次重要的战略沟通。